देखो दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो आपको दिख रहा होगा, हिंदी भाषा का विकास, बोलियां एवं भाषाएं। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी का इतिहास क्या रहा, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा, इसके बारे में चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां, हिंदी की कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश ने, इवन पूरे इंडिया में कौन कौन सी बोलियां हैं और ये किस तरीके से विकसित हुई हैं, किस किस परिवार से हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में तो आज की वीडियो में हम लोग एक जर्नलाइज पूरा जानने की कोशिश करेंगे, पूरा कि उसका फ्रेम जानने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि इस चैप्टर की एक से ज़्यादा क्लास लगे, दो या दो से भी ज़्यादा क्लास हो सकती हैं, 3 भी क्लास इसकी हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले आराम से समझेंगे चीज़ों को ध्यान से, उसके बाद चीज़ों को नोट करेंगे और जब आप ध्यान से समझ के नोट कर लोगे तो फिर आपका ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। और मैं आपको ये बात भी दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से 100% आपके 2 प्रश्न 100% हर एग्ज़ाम में आते हैं। एक प्रश्न तो आपका यही बनता है हिंदी के माध्यम से, और दूसरा प्रश्न आपका ये बनेगा कि ये बोली कहाँ से है, कौन सी बोली कहाँ से है, या ये बोली किस क्षेत्र से है, या फिर ये बोली किस परिवार से है। इस तरीके का प्रश्न जो है आपने देखा भी होगा और जनरली ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनता भी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ख़राब किए मैं स्टार्ट करने से पहले ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो वास्तविकता में बहुत अच्छी बनने वाली है मेरे भाइयों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम ख़राब किए हुए अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा है कि हिंदी भाषा का विकास, बोली एवं भाषाएं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के विकास, और हिंदी भाषा के विकास से पहले हम लोग दोस्तों ये समझेंगे कि हिंदी है क्या, ये कहाँ से आई, किस तरह से आई, क्या हिंदी से पहले भी कुछ था या हिंदी से क्या है पहले हिंदी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है। ओके। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा लिख देता हूँ। पहले आता है आपका सिंधु, ठीक है, क्या आता है सिंधु, फिर सिंधु से हुआ हिंदू। अभी मैं पूरी आपको कहानी बताऊंगा, ठीक है, हिंदू। अब हिंदू से हुआ आपका हिंद, और हिंद में प्रत्यय ई लग के बन गया दोस्तों आपका हिंदी। ठीक है, क्या बन गया, हिंदी। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं आराम से। ये क्या लिखा, हिंदी। ठीक है, अब इसकी आप कहानी सुनना, फिर मैं इसको बताऊंगा इस पे भी। अच्छा, आपको पता है कि ये हिंदी क्या पहले थी, मतलब आदिकाल से? नहीं दोस्तों, पहले हमारी जो भाषा शुरुआत हुई थी संस्कृत से। ठीक है, अगर ये प्रश्न भी आप याद रखना कि हमारी भाषाओं की जननी, आदि जननी क्या है, संस्कृत है। और ये भारत की नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड की जो प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। तो संस्कृत, फिर संस्कृत के बाद किसमें हुआ, संस्कृत के भी 2 पार्ट है, अभी हम लोग उसके बात करेंगे। तो संस्कृत था, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, उसके बाद हमारा हिंदी का विकास हुआ। और दोस्तों हिंदी कोई एक भाषा नहीं है कि बस एक हिंदी है, हिंदी कई भाषाओं का भाषा समूह है मेरे भाइयों। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और ये हिंदी कैसे नाम पड़ा, तो कोई हिंदी जो है ना, वो वर्ड हिंदी का नहीं है, वो है फारसी भाषा का शब्द है। किसका है, फारसी का। अब इसका क्या कनेक्शन है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके। तो देखिए, हमारा आपको इंडिया दोस्तों खूब पता है कि इंडिया हमारा कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा ऐसे करके, ऐसे, फिर ये। ठीक है, मोटा मोटा मैं यहाँ पे कोई आपको जीएस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझाने की, ऐसे करके मान लो भाई मैं जीएस अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे, और ये मान लो कुछ हमारा इस तरीके से इंडिया है। ठीक है, अब देखो ये हमारा, आपको पता है कि ये पूरा क्या है, ये पूरा हिमालय, हिमालय से आच्छादित है ये पूरा। अब हिमालय का मतलब क्या, हिम धन आल है। ठीक है, हालांकि संधि में मैंने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, हिम मतलब क्या, बर्फ, और आलय का मतलब क्या, निवास है ना, आश्रय, घर। तो हिम का बना हुआ एक बड़ा सा घर हिमालय। ठीक है, तो आपको हिम्स का मतलब है बर्फ। अब बर्फ का मतलब, जब बर्फ पिघलती है तो क्या बनती है, पानी बनती है। तो इस पानी से यहाँ पे एक नदी मेरे लाल बहती है, जो कि इधर क्या पाकिस्तान है, इधर भारत है। तो इसका जल जो है भारत और पाकिस्तान में दोनों जगह जाता है। इसका समझौता भी हुआ था। ठीक है, सिंधु जल समझौता 1960 में, वो जीएस की बात है, वो हम जब जीएस का भी फ्यूचर में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो ये जो नदी पड़ती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हमेशा से। ठीक है, प्राचीन काल से ये नदी महत्वपूर्ण रही है। अब क्यों रही है, क्योंकि ये नदी सदा नीर नदी है, इसमें हमेशा जल बहता रहता है। रीजन है कि भैया हिमालय से लगी हुई है,
हिमालय का जल पिघलेगा तो भाई इसमें आएगा। तो ये कभी नदी इसमें सूखती नहीं है, ना ही इसमें पानी कम रहता है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है सर्दियों में गर्मियों में, वैसे इसमें हमेशा जल अच्छा खासा इसमें रहता है। अब बात दोस्त ये हुई है कि हमारे जो प्राचीन काल में जो व्यापार हुए हैं, यानी कि जो ईरान से व्यापार हुआ करते थे, पहले व्यापार हुआ करते थे, फिर बाद में मध्यकालीन में आक्रांता आए हमारे यहाँ आक्रमण करने, जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहला जो आक्रांता आक्रमण करने के लिए आया था वो यहीं से आया था। और यहाँ से मतलब ये वाला दिशा, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये क्या है, ये पश्चिम है। तो फिर ये क्या होगा, आप कहोगे उत्तर पश्चिम, ये क्या हो गया उत्तर पश्चिम। यानी कि आप बोलोगे कि भैया उत्तर और पश्चिम दिशा से, उत्तर और पश्चिम दिशा में, इसे मैं कर दूं रफ, उत्तर और पश्चिम दिशा में जो आक्रांता आए, या पहले व्यापार भी होता था, तो जो व्यापार का आवागमन होता है वो सब सिंधु नदी से हुआ करता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे यार पूरा समुद्र पार्ट था, पूरा क्या था, इधर भाई आप कहोगे ये इधर पूरा हिंद महासागर था, बंगाल की खाड़ी थी, इधर आपका लक्षद्वीप था, तो ये सारे महासागर थे। तो हमारा कहीं ना कहीं जो प्राचीन काल में यहाँ से हुआ करता था, और जो आक्रांता वो भी यहीं से आए। अब चलो मैं डाल दूँ, सबसे पहले जो आक्रांता 712 में कौन आया था, आप बोलोगे मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो पहले हम देखो, पहले कहानी को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे भी, ऐसी बात नहीं लिखाऊंगा भी, बड़े आराम से समझिए। आज की क्लास अगर आपने समझ ली बहुत मज़ा आने वाला है, और ये पूरा आपको मैं ऐसे याद करा दूंगा। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम, तो भैया ये ईरानी लोग आते थे, ईरानी, ठीक है, तो ईरान को फारस भी कहते हैं। तो इनकी जो भाषा हुआ करती थी मेरे दोस्त, वो जो भाषा हुआ करती थी, भाषा होती थी फारसी। कौन सी होती थी? फारसी। तो ये इन लोगों को फारसी भाषा का ज्ञान था। अब जब ये इधर आए तो ये नदी पड़ी सिंधु। अब ये बात कुछ ऐसी हुई कि दोस्तों फारसी भाषा में ये लोग पढ़े लिखे थे, क्या थे, फारसी। तो फारसी में एक चीज़ है कि फारसी में क्या है कि दोस्तों, फारसी में सा को हा, ठीक है, और जो है धा को दा बोलते हैं। ठीक है, ये है कि फारसी में सा को हा बोलेंगे और धा को क्या बोलेंगे, दा। क्या बोलेंगे? दा। तो अब जब ये सिंधु पड़ी, तो सिंधु हमारे लिए तो ये सिंधु है, लेकिन जब ये लोग इसको उच्चरित करते थे मेरे लाल, तो सा का हा हो गया हे, और धा का दा हो गया हिंदू। तो ये इसको पढ़ते थे हिंदू, कि हिंदू नदी है। कौन सी नदी है? हिंदू नदी है। अब जब हिंदू नदी, यहां से मुझे एक वर्ड और आता है सप्ताह। क्या आता है? सप्ताह। तो देखिए ये फारसी में जब इसको करेंगे तो सा का क्या बन जाएगा? हफ्ता। तो कई लोग इसी में होते हैं कि बच्चे थोड़े से कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, मुझसे पहले प्रश्न पूछते थे जब मैं ऑफलाइन पहले पढ़ाता था, तो कहते थे कि भैया सप्ताह और हफ्ता में क्या मतलब है। कुछ भाई कहते थे सप्ताह 7 दिन का और हफ्ता 8 दिन का, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं कि भैया सप्ताह हफ्ता वही 7 ही दिन का है अपना, बस सा जो है वो हा में चेंज हो गया फारसी में। ठीक है, क्योंकि सा को हा में, देखिए सा को हा में, मतलब सा जो होता है वो हिंदी का, उसको फारसी में हा बोलते हैं, उच्चरित करते हैं ये। तो अब चलिए हम लोग वहीं पे आ जाते हैं जहां पे थे। तो सिंधु को ये लोग क्या बोलते थे? हिंदू। अब क्या हुआ, तो ये हिंदू और इधर के लोगों को हिंद के निवासी बोलते थे। हिंद के निवासी मतलब इधर के क्षेत्र में जो भी, इधर बांग्लादेश इधर आपका जो भी इधर ये पूरा देश था, यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन थी, इन सबको बोलते थे ये हिंद के निवासी हैं। कहाँ के निवासी? हिंद के निवासी हैं। अब जैसे जनरली हम लोग जैसे गंगा के पार जाएं तो क्या बोलेंगे? भैया हम गंगा पार जा रहे हैं। गंगा के पार उधर के क्षेत्र क्या बोलते हैं? गंगा पार। यमुना के पार के क्षेत्र क्या बोलते हैं? यमुना पार जा रहे हैं। और उधर के लोग हम लोगों को बोलते हैं, अगर वो गंगा पार करके आएंगे तो बोलेंगे भैया गंगा पार घूमा है, क्योंकि गंगा नदी के पार के तो कहेंगे गंगा पार घूमा है। ठीक उसी प्रकार से जो ईरानी लोग आए, उन लोगों ने इधर के लोगों को कहा कि भैया ये नदी हिंदू है, यहाँ के रहने वाले हिंद के निवासी हैं। क्या है? निवासी। और उसी में प्रत्यय जुड़ गया ई, तो क्या बन गया? हिंदी। क्या बन गया? आपका हिंदी। तो हिंदी वर्ड का जो उत्पत्ति हुई वो आपके इस तरीके से कुछ हुई। तो यहाँ के निवासी, ये नदी उन्होंने हिंदू, यहाँ के निवासी को हिंद, यानी कि और उसी से हिंदुस्तान और वहीं से हिंदी का उच्चरित हुआ। तो हिंदी एक तो हमारा ये विषय हो गया, हिंदी भाषा के रूप में आ गया। दूसरा, हिंद के निवासियों को भी हिंदी कहा जाता है।
ओके मेरे लाल, ओके। तो अब आपके ये हो गया कि भैया हिंदी यहाँ से इस तरीके से हिंदी वर्ड का उच्चरित हुआ, यानी कि पहले हिंदी नहीं थी, पहले संस्कृत थी, फिर पाली थी, फिर प्राकृत थी, अपभ्रंश थी, फिर हमारी हिंदी आई। और हिंदी कोई एक विषय नहीं है मेरे लाल, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे। ये कई भाषाओं का भाषा समूह है मेरे दोस्त, ओके। चलिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। अब हिंदी के बाद खड़ी बोली ही राष्ट्रभाषा का राज जो है नाम दर्ज करवा लिया है। खड़ी बोली प्रॉपर बात की जाए तो मेरठ की है, कहाँ की? मेरठ की है। अब लेकिन खड़ी बोली क्या बन गई? कहीं ना कहीं राजभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में उच्चरित कर दिया गया है। तो मैं राष्ट्रभाषा बोल दिया तो यहाँ पे कोई वो मत करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रभाषा की ओर प्रगति है, तो राष्ट्रभाषा भी उसको कह सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न आया था तो वहाँ पर राजभाषा आप करना, आपका राजभाषा सही माना जाएगा, लेकिन राष्ट्रभाषा भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि जो आपके मन में प्रश्न उठते रहते हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वो राजभाषा का उसको दर्जा दे दिया गया। अब भाषा से मुझे याद आया, देखिए ये मैं आपको औरली चीजें बता देता हूँ। देखिए बोली होती है, फिर बोली होती है, फिर उपभाषा होती है, फिर भाषा होती है, फिर राष्ट्रभाषा होती है। क्या मतलब? सिंपल सी बात है। बोली क्या होती है? जो क्षेत्र विशेष में बोली जाए वो क्या होती है? बोली होती है। अब बोली को थोड़ा साहित्यिक रूप दे दिया जाए, थोड़ा विस्तृत रूप हो जाए तो क्या हो जाएगी? उपभाषा हो जाएगी। और उपभाषा जब एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र में बड़ा करके जब एक बड़े मतलब क्षेत्रफल पे जब उसकी पहचान मिल जाए तो वह क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी। और भाषा जब एक पूरे देश में पूरे एक मैक्सिमम पॉपुलेशन उसको जब बोलने लगे तो वो राष्ट्रभाषा का उसको दर्जा दिया जाता है, ठीक है। चलो ये बात आप समझ गए मेरे दोस्त। तो अब आप ये समझे, तो अब आप ये समझ गए कि हिंदी का क्या सिस्टम है, ओके। अब देखिए आगे बात। अब हुआ कुछ ऐसा जब हिंदी हुई, चलिए भाई अच्छी बात है। तो हिंदी में आप 2 पॉइंट मेरे दोस्त याद रखना कि एक तो भैया एक अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को तोता और तोतिए हिंद भी बोला जाता है। अमीर खुसरो, इनको तोता आ हिंद और बोला जाता है, इनको याद रखना ना, तोता आ हिंद, ठीक है, या तोतिए या हिंद भी करके आएगा। तो इन्होंने एक पुस्तक बनाई खलिक बारी, ठीक है, खलिक बारी। ये पुस्तक क्या थी? ये पुस्तक मेरे दोस्त इसको समझ लेना, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। तो खलिक बारी जो थी वो हिंदी और फारसी की क्या थी? ये थी एक शब्दकोश थी, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, शब्दकोश का इसने क्या किया? निर्माण किया खलिक बारी अमीर खुसरो ने। और क्यों किया? ये इसलिए किया कि जो आपका वो था, क्या नाम? गियासुद्दीन तुगलक था। तो गियासुद्दीन तुगलक के बेटे को शिक्षा देने के लिए इसने खलिक बारी पुस्तक का निर्माण किया, जो कि हिंदी फारसी का शब्दकोश था। और किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। और कब किया? देखिए अमीर खुसरो 1253 से लेकर 1325 तक, इसको भी याद कर लेना मेरे लाल, डेट भी पूछी जाती है। तो अमीर खुसरो 1253 से लेकर 1325 तक इसका जीवन काल रहा लगभग। तो इसने खलिक बारी पुस्तक का, जो कि एक शब्दकोश है, हिंदी फारसी शब्दकोश है, क्यों किया? क्योंकि इसको गियासुद्दीन तुगलक बेटे को शिक्षा देने के लिए, ठीक है। ये पूरा पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लेना, ठीक। इसी प्रकार से एक जफरनामा, ये भी पुस्तक पूछी जाती है। जफरनामा ये किसकी? ये है शहाबुद्दीन, ठीक है, शहाबुद्दीन की ये पुस्तक है जफरनामा। तो ये भी बहुत प्राचीनतम पुस्तक है, जो कि फारसी का, इसमें भी फारसी और हिंदी का अनुवाद मिलता है। तो जफरनामा पुस्तक शहाबुद्दीन की है, ये भी फारसी से संबंधित है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताना उचित समझा। ये पुस्तकें आप लिख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये पुस्तकें पूछ दी जाती हैं मेरे दोस्त, ओके। आप कहोगे बिल्कुल भैया ओके। अब ये हम लोग अभी जनरल बात समझे। अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग पूरे इस मैप को समझेंगे, मैप के जरिए पूरा दिमाग में ये डालेंगे कि यार इसका पूरा हिंदी कहाँ, इसकी इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य इसका क्या रहेगा, वो हम मैप के माध्यम में दोस्तों समझेंगे। फिर उनका अध्ययन, यानी कि उनके बारे में विस्तृत में चर्चा हम लोग फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, ओके। तो चलिए अब हम लोग इनको नोट कर लो भाई, नोट कर लिया? दोनों किताबें नोट कर लो, डेट नोट कर लेना और पूरा नोट कर लेना इनको, ठीक है। नोट कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। देखो इधर सही चल रहा, रिकॉर्ड सही हो रहा, पीछे ठीक हो रहा? चलो ठीक है। मैं इसको रफ करूँ भाई, इसको नोट कर लो,
चीज़ें समझना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको जैसा बताऊँ वैसा ही मेरे दोस्त आप अपने दिमाग में फीड कर लेना, क्योंकि अगर वैसा आपने नहीं किया तो किताब पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे और कभी आपको याद नहीं होगा, कभी आप समझ नहीं पाओगे। और जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसको बिल्कुल आप ऐसे ही अपने दिमाग में भर लेना, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। शुरुआत से लेके मतलब शुरू से लेके अभी तक और अभी आगे तक का भी सब पूरा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमारी क्या थी, आप कहोगे भैया थी कि हमारी थी प्राचीन आर्य भाषा थी। क्या थी? आर्य भाषा। आर्य भाषा, ठीक है, आर्य भाषा थी। तो आर्य भाषा क्या आपको पता है कि जो आर्य लोग हमारे मध्य एशिया से आए थे बताया जाता है, तो उस मध्य एशिया आर्य उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो शुरुआत आर्य भाषा करते यानी कि संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, ये ओके। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इस चीज को समझते रहना, ऐसे करके एक, ये ऐसे करके ये, और ऐसे करके 3 पार्ट में। ओके ओके, समझना एक एक चीज को। एक तो प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा। एक एक चीज को समझते चलना। हम लोग डेट पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। ये आपकी 1500 ईसा पूर्व से और ये 500 ईसा पूर्व तक। ओके, ये आपकी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ओके ओके, और ये आपकी 1000 ईस्वी से और अब तक की बात हो गई इसमें, अब तक की, ठीक है। ये तो हमारा टाइमिंग का डिवाइडेशन हो गया। ओके, ईसा पूर्व आपको पता होगा ईस्वी से पहले, ठीक है, और ईस्वी मतलब अब जो चली आ रही है वो, ठीक है। ओके, चलिए अब प्राचीन आर्य भाषा। अब देखिए प्राचीन आर्य भाषा, तो प्राचीन आर्य भाषा के भी डिवाइड हुए कितने पार्ट? आप बोलोगे भैया 2 पार्ट। कितने डिवाइड हुए? आप कहोगे भैया ये प्राचीन आर्य भाषा है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए। आपको दिख रहा होगा इधर, नंबर 1 आप बोलोगे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। नंबर 2 लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ओके, अब आती है वैदिक संस्कृत। तो ये दोस्त आपकी जो है वो 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक चली, और जो लौकिक है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली। इस तरीके से आप इनका टाइम डिवाइडेशन कर देते। अब बात आती है कि वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या है। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आपके वेद, आपको पता है आपके वेद, ठीक है। ऋग्वेद, क्या होगा? ऋग्वेद। दूसरा होगा यजुर्वेद, तीसरा होगा आपका सामवेद, और चौथा होगा अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये आपके वेद वैदिक संस्कृत का ही पार्ट है, एवं अरण्यक, एवं उपनिषद, एवं ब्राह्मण ग्रंथ। ये सारे दोस्त ये आपके वैदिक संस्कृत के ही पार्ट है। लौकिक संस्कृत, अब लौकिक संस्कृत में आपकी रामायण, ठीक है, और महाभारत, कामसूत्र, ये ग्रंथ हैं। चलो मैं इनके लेखक भी बता देता हूँ। रामायण के कौन है? वाल्मीकि। ये रामचरितमानस नहीं, ये तो तुलसीदास जी की अभी है, मध्यकालीन की है, अवधि में, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, वाल्मीकि। वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास,
कामसूत्र वात्सायन, ये याद भी कर लेना, पूछी जाती है वात्सायन। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया। अब अगर हम लोग इसकी बात करें मध्य आर्य भाषा, तो जो मध्य आर्य भाषा है उसके मेरे लाल 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट? आप कहोगे भैया 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? आप बोलोगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ओके ओके। पाली का जो है वो आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसका जो है वो आपका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश जो है मेरे दोस्त, ये आपकी 500 ईस्वी से लगभग 1000 या 1100 ईस्वी तक रहा। ठीक है, दोनों ही डेटें लिखी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही आप 1000-1100, क्योंकि 1000 और 1100 के जो समय था इसको संक्रांति काल कहा गया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में। पाली, अब देखिए पाली, तो पाली से आप कुछ पॉइंट इनको आप नोट कर सकते हो मेरे दोस्त। पाली में ये है कि प्रथम देशीय भाषा, प्रथम देशीय भाषा तो कौन सी थी? आप बोलोगे पाली, प्रथम देशीय भाषा थी। नंबर 2 किससे संबंधित थी? तो आप कहोगे भगवान बुद्ध से, यानी कि भगवान बुद्ध से संबंधित थी, उनको भगवान की संज्ञा दी गई भगवान बुद्ध से। यानी कि आप समझ गए किससे? बौद्ध धर्म से। तो ये पूछा जाता है बौद्ध धर्म से कि पाली किस धर्म से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने पाली भाषा में ही अपने क्या दिए थे, उन्होंने अपने जो भी उपदेश थे वो दिए थे पाली भाषा में, सारनाथ में। ठीक है, इसलिए पाली में। और इससे ग्रंथ आप कहोगे त्रिपिटक, त्रिपिटक ग्रंथ इससे संबंधित हैं। और त्रिपिटक ग्रंथ में कौन कौन से हैं? ठीक है, आप बोलोगे इसमें जो है आपके अभिधम, ठीक है, विनय, त्रिपिटक, अभिधम, विनय, एक और है, चलो अभी आ जाएगा, अभिधम, विनय, एक और आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, पाली भाषा। नंबर 2 प्राकृत भाषा, इसको अब इस पर भी थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपकी जो है इसको द्वितीय देशीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय देशीय भाषा। अभी हम लोग इनकी बाद में भी चर्चा करेंगे, अभी शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय देशीय भाषा। नंबर 2 ये किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है, महावीर स्वामी से संबंधित है। नंबर 2 इसमें जो साहित्य वो कौन सा? आगम, कौन संबंधित? आदम जातक की कथाएं, आगम जातक की कथाएं ये संबंधित है। साथ साथ में इसमें एक चीज और याद रखना कि हेमचंद्र को प्राकृतिका पाणिनि भी कहा जाता है, पाणिनि भी कहा जाता है। इसको याद कर लेना भाई, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेमचंद्र ने प्राकृत में व्याकरण की रचना की थी। हेमचंद्र ने क्योंकि हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की थी, प्राकृत में व्याकरण की, इसलिए जो है हेमचंद्र को प्राकृतिका पाणिनि भी कहा जाता है। इसको आप याद रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपभ्रंश। ये समझ गए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के बारे में हम लोगों को विस्तृत में चर्चा करनी है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग समझेंगे, तो इसका हम लोग अभी इसके बाद में करें, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है। तो अपभ्रंश की इसके रफ करके फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब आधुनिक आर्य भाषा, इस पर हम लोग चर्चा है, इसकी हम लोग अभी बाद में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से डिटेल में। अब जो आधुनिक आर्य भाषा, इसका भी समझ लेते हैं। तो देखिए आधुनिक आर्य भाषा खुद डिवाइड हो गई 3 पार्ट में। ठीक है, ये नंबर 1 आप बोलोगे प्राचीन हिंदी। नंबर 2 मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन दिख रहा है उधर? देखो जरा, उधर जा रहा है, दिख रहा है? नहीं है क्या दिख रहा है? मध्यकालीन हिंदी दिख रहा है? मध्यकालीन हिंदी दिखा है, वो लाल कलर नहीं दिखे। ये दिख रहा है अब तक?
हाँ दिख रहा, चलो ठीक, मध्यकालीन हिंदी। और इधर आपका तीसरा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आधुनिक हिंदी, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आधुनिक हिंदी, ठीक है। आधुनिक हिंदी। देखो मैं आपको इकट्ठा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो यार। मैं इसलिए ये सब करवा रहा हूँ क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। कन्फ्यूज़न कब खत्म होगा? जब प्रकाश आएगा, अंधेरा मिटेगा, तब कन्फ्यूज़न दूर होगा। प्रकाश ये है, पूरा क्लैरिटी हो रहा है कि भैया कहाँ से क्या डेटें, किसका क्या हिसाब है, किसके बच्चे, किसके नाती, और किसका परिवार अलग है, किसका परिवार अलग है। रामलाल का अलग है, श्यामलाल का अलग है, मोहनलाल का अलग, पातीराम का अलग। तो परिवार जब उनके बच्चे, उनके नाती सब अलग अलग समझ में होंगे, जब अंधेरे से उजाला आएगा तभी तो क्लैरिटी आएगी, तभी हमारा कन्फ्यूजन दूर होगा। तो आपके सामने ये है, इसीलिए मैं आपका पूरा फैमिली, उनके बच्चे सब अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी और समझो आधुनिक हिंदी। अब प्राचीन, ये देखिए 1000 ईस्वी से, तो ये 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी रही। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक रही। और जो हमारी आधुनिक हिंदी है, ये 1800 ईस्वी से अब तक, ठीक है, अब तक, ठीक है। ये 3 पार्ट। अब फिर समझो आधुनिक हिंदी। अब आधुनिक हिंदी फिर डिवाइड हो गई मेरे दोस्त। आधुनिक हिंदी में कहाँ पे लिखूं? चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ आधुनिक हिंदी। चलिए मैं आधुनिक हिंदी के बाद, इसके बाद में बताता हूँ, मतलब आधुनिक हिंदी के बारे में अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद में जो आपका अपभ्रंश है, उसके बाद में फिर मैं अपभ्रंश को पूरा खोलूंगा, फिर जाऊंगा लास्ट में बोलियों तक, ठीक है। समझते रहो। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने यह समझा कि भैया आर्य भाषा शुरुआत हुई थी। आर्य भाषा 3 प्रकार की थी। पहले आप नोट भी करते रहो, हमारी बात को भी सुनते रहो। आर्य भाषाएं 3 प्रकार थी, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। जो प्राचीन थी वो 2 प्रकार की, लौकिक, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक में वेद थे, अरण्यक थे, उपनिषद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये सारे थे। उसके बाद में आपका आया लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में रामायण थी, महाभारत थी, और जो आपके जैसे ये कामसूत्र है और अन्य प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद फिर आता है आपका ये मध्य आर्य भाषा में 3 प्रकार के, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, तो पाली में कौन संबंधित है, प्रश्न पूछा जाता, तो भगवान बुद्ध संबंधित हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और उनका ग्रंथ था त्रिपिटक, जिसमें अभिधम्ब, जिसके मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, दिमाग से उतर गया, कोई बात नहीं। अभिधम्ब है और विनय है, सुत्त पटक आ गया, देखो सुत्त पटक, ठीक है, उसको बोलते हैं सुत्त पटक, सुत्त पटक, ठीक है। सुत्त पटक, विनय पटक, अभिधम्ब पटक, अभिधम्ब पटक, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी दिमाग पे नहीं आ रहा है, आ गया, ठीक है। सुत्त पटक, विनय पटक और अभिधम्ब पटक, 3 पटक। उसके बाद हम लोग गए प्राकृत भाषा में। तो प्राकृत भाषाएं किससे संबंधित? महावीर स्वामी से संबंधित हैं, और इसको द्वितीय देशीय भाषा भी कहा जाता है। और इसको जो हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि की संज्ञा दी के प्रश्न पूछा जाता है। और क्यों देगी? क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक व्याकरण की रचना की थी मेरे दोस्त। फिर हम लोग चले जाते हैं उसके बाद किस पे? आधुनिक आर्य भाषा। तो आधुनिक आर्य भाषा 3 में बट गई। एक तो आपके प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में। तो प्राचीन हिंदी 1400 से, अभी चलो मैं डेट की बाद में, 1400 से 1800। फिर जो मध्यकालीन हिंदी, ठीक है, वो आपकी 1800 से कितने तक, वो 1100 से 1400 तक। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी 1400 1800 तक। और जो आधुनिक हिंदी 1800 से अब तक। अब आधुनिक हिंदी की बात करेंगे, आधुनिक हिंदी का कैसे विस्तार हुआ। उसके बाद जो मैंने अभी एक छोड़ दिया अपभ्रंश, उसके बाद में करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपको पूरा 1500 ईसा पूर्व से पूरा डेट चल रहा है, 1800 तक हम लोग आ गए। अब 1800 से कैसे डिवाइड हुआ, क्या हुआ? कोई नए नए कवि जन्मे हिंदी के, जिन्होंने एकदम हिंदी को बदल के रख दिया, एकदम उसका चेंजमेंट कर दिया, उसमें एकदम रस आ गया। वो कैसे आया, कौन कौन कवि आया, क्या हुआ, वो है। जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति के जन्म लेने से युग का परिवर्तन हो जाता है, तो वो लोग आए जिन्होंने हिंदी का युग ही परिवर्तन कर दिया। तो देखिए, वो एक युग को बदलने के लिए एक अगर व्यक्ति चाहे ना, तो भाई वो अलग बात है। एक व्यक्ति एक युग को परिवर्तन करने में पर्याप्त है भाई, बहुत है एक व्यक्ति। चलिए खैर, वो बहुत अलग बातें हैं। तो ये आप इसको अच्छे से मेरे दोस्त नोट कर लो। अभी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको रफ करके। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर मैं एक बार ये पुनः आपको बताना चाहता हूँ। अभी आधुनिक हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे, आधुनिक हिंदी कैसे आगे बढ़ी। फिर जो हमने ये अपभ्रंश छोड़ रखा है, फिर इसको उसके बाद में पढ़ेंगे।
फिर अपभ्रंश में अभी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ओपन नहीं किया। ठीक है, ये आप समझ गए, इसको नोट कर लो मेरे दोस्त, नोट कर लो। बहुत ही देखिए, जो मैं आपको ये दे रहा हूँ ना, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा मेरे भाई, ये कई बुकों से मैंने इकट्ठा करके आपके लिए किया है। तो ये आप अच्छे से कर लो, और इसको आप जब भी एक निगाह डालोगे कभी भी, तो आपके दिमाग में होगा और कन्फ्यूज़न नहीं होगा कभी भी, जो आप अब अभी तक आपके दिमाग में रहा है। नोट करो भाई इसको। और जो लोग हैं, जो लोग कहीं रास्ते रास्ते में इसको देख रहे हो, वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर घर पे जाके नोट कर लेना। और नोट इनको मैं कह रहा हूँ, हिंदी की एक नोट्स बना लो भाई मेरे, हिंदी एक बार नोट्स बना लो, पूरा पढ़ लो। और मैं अभी बाद में प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराऊंगा, वो कर लो, बस काम खत्म हिंदी का। ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने की हिंदी है ही, टोटल 3 महीने की है। 3 महीने के अच्छे से पढ़ के इसको ख़त्म करो। हर किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे 90% प्लस स्कोर होगा, कम से कम, मैं बता रहा हूँ 90%, मतलब जो आसानी से हो ही जाएगा कम से कम। लोग कह देते 99, लेकिन मैं 90 बता रहा हूँ कम से कम। ये बिल्कुल वीक स्टूडेंट होगा उसके होंगे 90%, और जिनने थोड़ा भी समझ लिया 95-98% आएंगे मार्क्स, 100% तक मार्क्स आएंगे हिंदी में। ये मैं यार ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ आपको, कॉन्फिडेंस के साथ में। चलिए, नोट कर लिया भाई? कर लो, जल्दी कर लो, नोट करो। यहां तक किसी कोई समस्या? चलो नोट करो। वाल्मीकि, चलो ठीक है, कर लो। वात्सायन, करें, रफ करें। चलो अब देखो, अब हम लोग आधुनिक हिंदी से उठाएंगे, यहीं से समझ लो, आधुनिक हिंदी उठाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपभ्रंश पढ़ेंगे। और कहाँ से आए अभी आप देख लो कि यहाँ पे, यहाँ से अपभ्रंश उठाएंगे और यहाँ से आधुनिक हिंदी। पहले आधुनिक हिंदी समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे बाद में, क्योंकि इसकी हमको इसी की तो बातें करनी है, क्योंकि जो ये बोलियाँ आएंगी ना, बोलियाँ वो सब यहीं से आएंगी, अपभ्रंश से। ठीक है, इसलिए, और वहीं से प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है 100%, इसलिए। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। ये तो हम लोग कहाँ थे? हमने आपसे कहा था कि आधुनिक हिंदी। कहाँ पे थे? आधुनिक हिंदी। तो जरा इसके बारे में और भी थोड़ा, जब आए हैं तो पूरा समझ ही लेते हैं। आधुनिक हिंदी, तो आधुनिक हिंदी में इसकी डेट थी कितनी? आप कहोगे भैया इसके 1800 ईस्वी से और अब तक की बात थी इसमें। ठीक है, वहीं से हम लोग इसको ओपन करते हैं। अब आगे क्या हुआ इसमें? आगे दोस्त ये हुआ कि ये भी लगभग जो भी 5-6-7 पार्टों में डिवाइड हो गई। अभी जितने पार्ट हैं सारे आ जाएंगे अपने आप खुलकर। कौन कौन से? आप बोलोगे पूर्व भारतेंद्र युग, पूर्व भारतेंद्र युग, उसके बाद भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग, उसके बाद में द्विवेदी युग। ठीक है, उसके बाद में द्विवेदी युग, उसके बाद में छायावादी युग, छायावादी युग, उसके बाद में आपका प्रगतवादी युग, प्रगतवादी युग। ठीक है, उसके बाद में प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग, और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नई कविता, ये सब आ गई हैं। प्रयोगवादी, नई कविता, कोई दिक्कत नहीं, ये है। तो ये अब आधुनिक हिंदी भी बट गई, इनकी हम लोग डेट कर लेते हैं। तो ये जो है 1800 ईस्वी से लगभग 1850 ईस्वी तक। पूर्व भारतेंद्र मतलब भारतेंद्र युग से पहले। देखो, जब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य, तब इन सब चीज़ों की बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपके दिमाग में पूरा मैप फीड हो जाए कि इसका कहाँ से शुरू कहाँ तक चली आए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जब साहित्य पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, फिर पुनः तो आपके और अच्छे से आएगा समझ में, जब अभी हम लोग इनको समझ लेंगे। ठीक है, ये क्योंकि जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे उनसे पहले की कहानी, तो भारतेंद्र, इसको पूर्व युग नाम दिया गया। और ये 1850 से
1900 ईस्वी तक ये चला। ये ईस्वी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे ना लिखूँ आप समझ लेना ईस्वी। ये 1900 ईस्वी से 1918 और 20 दोनों ही डेटें दी रहती हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, किसी किताब में 18 किसी में 20, ठीक है, इसलिए मैं दोनों ही लिख रहा हूँ। और ये आपकी 1918 से लेके 1936, और चाहे आप 1920-36 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे प्रगतवादी 1936 से 1942 सब ईस्वी है, ठीक है दोस्त, यहाँ पे सब ईस्वी चल रहा है क्योंकि आधुनिक हिंदी आ गई। 1942 से 1936 से 1942, ये 1942 से लगभग 1953 तक, मतलब 54 चलो डाल देता हूँ, और ये 1954 से और अब तक, ठीक है, ये आपका काम चल रहा है, ठीक है, ये है अब तक। तो ये आधुनिक हिंदी के भी इतने ज़्यादा पार्ट हो गए। अब इनके बारे में डिटेल से चर्चा जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको मैं मैप पूरा करा रहा हूँ दिमाग में कि फीड हो जाए कि कैसे क्या है। इनको जल्दी से आप नोट कर ले कि हाँ भाई ये आधुनिक हिंदी की पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी कैसे हो रही, लौक संस्कृत से, फिर आप वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी आई, फिर हिंदी में वो डिवाइड हो गए, ठीक है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। अब आधुनिक हिंदी डिवाइड हो गई, पूर्व भारतीय हिंदी युग, भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है ना, प्रगतवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, ठीक है ना, ये सब चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। अब क्या चल रहा है, कविताएं, भाई आप लोग कुमार विश्वास क्या सुनते हो, कविताएं सुनते हो, तो यही सब प्रोसेस चल रहा है। आप भाई अभी जो आप देख रहे हैं अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य का अवार्ड मिलता है, सरस्वती पुरस्कार मिलता है, यही सब चीज़ें चल रही हैं आगे तक। इस समय हमारी भाषा क्या है, खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली के अंतर्गत आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। ये है, इस तरीके से हमारा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। जल्दी, आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, जल्दी से नोट करो। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे ना तो ये सब आएगा काम, वहाँ पे सब काम आएगा साहित्य में। लेकिन यहाँ पे आया तो मैंने कहा लाओ इसको बता देते हैं। देखो इधर सही हो रहा रिकॉर्ड इसमें, ठीक है यार, मैं देखता रहता हूँ, पता लगे इधर मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ, उधर कभी कभी हो जाता है तो बड़ा बाद में गुस्सा आती है। इसको मैं रफ करूँ, चलो अच्छा चलो करो, समझ से चलना इसको, ठीक है। अभी जो वीडियो आई फिर बाद में भी इसको देख लेना तो फिर और अच्छे से हो जाएगा, तो बहुत अच्छा मौका है। देखो मैं यहाँ पे कह दूँ एक बात भैया, जो इस समय कहते हैं ना कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है, 100% सत्य बात है। इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, एग्ज़ाम का कहीं कोई शोर नहीं है। जो बच्चा इस समय दम लगा के पढ़ रहा है सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि जब आने वाले टाइम में एग्जाम होंगी जुलाई अगस्त सितंबर में, सिलेक्शन वही बंदा मारेगा। और अभी कह रहा अभी तो इलेक्शन है मौज ले लो, ये सब कोई दिक्कत नहीं, तो वो ऐसा अभी मौज ले रहा, टाइम खराब कर रहा है। फिर जब आएगा पेपर कहीं होगा तब वो पढ़ेगा, तो जो अभी पढ़ रहा ना वो आगे उतना निकल जाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ दोस्त, आप पढ़ाई अपनी जारी कर दो, बैठो ना कि नहीं जब आएगा तब होगा। या कुछ लोग ये हो जाते हैं डिमोलाइज हो जाते हैं यार कि डिमोटिवेट के, अरे यार मैं 2 एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। अबे भाई तुम 2 एग्ज़ाम दिए तो हो सकता कुछ उसमें कमियां रही होगी, आप सही जगह पढ़े नहीं होगे, आप सही चीज़ें नहीं पढ़े होगे, आपका मोटिवेशन नहीं रहा होगा, बहुत सारी कमियां, या आपका वो लेवल नहीं आ पाया, आपका IQ मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ें नहीं। तो अब आप 2 बार नहीं हुआ इसका मतलब ये ना कि अब नहीं हो पाएगा। भाई आप जहाँ पे हो वहीं से स्टार्ट करो मेरे दोस्त। और अगर आप देखो जिस व्यक्ति ने, ये मेरा पर्सनली अनुभव है, जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से डेली अपना काम किया है, डेली कहा कि मेरा होगा, विश्वास है कि नहीं मेरा होगा, और अपना पढ़ता रहा, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, अपना पढ़ता रहा यार। मैं देखो मैं अपना छोड़ो, लेकिन लोग आने जाने में ट्रेन में भी पढ़ते हैं, रिश्तेदारी में जाएंगे वहाँ पर भी कापी लेके जाएंगे, सुबह शाम किसी समय पढ़ लेंगे। जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनको चाहिए मुझे नौकरी पाना है, कुछ करना है, वो इस तरीके से कभी अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। इवन तक भाई अब छोड़ो यार, मैं ट्रेनिंग में तब भी पढ़ाऊँ समझ लो, इतनी मेहनत करके। तो मैं अपनी बात
बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो मेरे लाल, अगर आपको आगे सिलेक्शन लेना है। डिसकंटिन्यू मत करो, नहीं तो नहीं होगा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें हमें ज़्यादा नहीं करनी, आपको पढ़ाना है मैं जानता हूँ, लेकिन बीच बीच में यार मुझे पता है कई लोग सो रहे हैं, तो उनके लिए मुझे कहना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग थे अपभ्रंश। अब देखिए अपभ्रंश की बातें कर लेते हैं। अपभ्रंश जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। अब देखिए अपभ्रंश को अब हट भी कहते हैं। अब हट ऐसे करके कर लो, अब हट, ठीक है, अब हट। अब इसको जो है, इसको संक्रांति काल भी कहा जाता है। अभी हम आपको बताते हैं इसका मतलब क्या है, इसको संक्रांति काल। क्योंकि जब हमने देखो अभी आपको जो पढ़ाया था अपभ्रंश, हमने कहा था कि लगभग ये 500 से 1000 ईस्वी और 1100 ईस्वी हमने कहा था। तो जो 1000 और जो 1100 ईस्वी जो चला है, इधर आप थोड़ा कम कर सकते हो, 900 ईस्वी कर सकते हो, इधर आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, इधर 950 900 ईस्वी, इधर 1100 1150 ईस्वी। जो टाइम रहा ना हिंदी का, वो बहुत घिचपिच रहा। घिचपिच का मतलब ये है कि बहुत कहीं हिंदी भाषाओं में कहीं टूटी, कहीं कोई बोलियां बनी, कहीं कोई बोलियां, अभी हम आपको बताएंगे। तो बड़ा अपभ्रंश का मतलब ये होता है कि टूटना, कई भाषाएं टूट गई, इधर उधर कहीं कुछ बोलियां बनी, उपभाषाएं बनी। तो इसका जो टाइम है वो कहा गया दोस्तों, इसको संक्रांति काल। क्या कहा गया? संक्रांति काल। और इसी को प्राकृत अभ्यास, प्राकृत अभ्यास, सीधा लिख लो, प्राकृत अभ्यास किसने कहा? आप बोलोगे कि भैया ये कहा है, उनका क्या नाम था? शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। इनको क्या कहा? इनको कहा कि भैया ये प्राकृतिक अभ्यास, अपभ्रंश को प्राकृतिक अभ्यास किसने कहा? आप बोलोगे ये भैया रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा इसको आपको बता दिया जाए। और पुरानी हिंदी, इसको और याद कर लो, इसको मैं सोच रहा था पुरानी हिंदी, तो पुरानी हिंदी इसको चंद्रधर शर्मा ने कहा। किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इन्होंने ही कवि मुंज को अपभ्रंश का प्रथम कवि भी कहा। ठीक है, तो ये दो बातें मुझे आगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इनको मैं लिखा रहा हूँ, इनको साइड में नोट कर लेना, और ये महत्वपूर्ण पूछ ली जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। चलिए मैं इसको रब करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर मैं आगे बात करता हूँ इनको। ठीक है, अपभ्रंश को प्राकृत रामचंद्र शुक्ल और पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने भी कहा, और इन्होंने जो प्रथम कवि अपभ्रंश के किसको माना? मुंज को माना। ठीक है, इस तरह से। तो इसको मैं रब करूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से 1 सेकंड में, क्योंकि ये चीज़ें कभी पूछ ली जाएंगी तो आपका हो जाएगा। मेरा मतलब है कहीं से कुछ आपका छूटे ना, और छूटेगा नहीं, क्योंकि जब मैं चैप्टर कंप्लीट करता हूँ ना, उस समय मैं पूरा 7-8 किताबें हैं हिंदी की, पूरा अच्छे से पूरा खगोल है, कहीं को छूटे ना, उसके बाद मैं चैप्टर कंप्लीट करता हूँ हमेशा। चलिए दोस्त, अपभ्रंश। अब देखिए अपभ्रंश क्या हुआ, ये भी दोस्तों कई उपभाषाओं में टूट गया मेरे लाल, कई उपभाषाओं में। कैसे? कई पहले अपभ्रंश में, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। अब इसको समझ लेना, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है। जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से 1 नंबर 1 प्रश्न हर एग्जाम में 100%, नहीं तो 2 प्रश्न। इसको समझ लेना, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, मगधी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अपभ्रंश, अर्धमगधी, अर्धमगधी अपभ्रंश। ठीक है, ब्राचण अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, पहाड़ी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। कितने हो गए जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 ही हैं। ठीक है, ये आपके हो गए। ये तो अपभ्रंश का टूटना हुआ मेरे लाल। अब आगे, अब सौरसेनी अपभ्रंश है, ये भी मेरे लाल 2 भागों में टूट गया। नंबर 1 पश्चिमी, जिसको बोलते हैं पश्चिमी हिंदी, और दूसरा बोलते हैं राजस्थानी हिंदी। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है मेरे लाल।
राजस्थानी हिंदी के राजस्थानी जो है वो किस अपभ्रंश का पार्ट है, तो सौरसेनी अपभ्रंश, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पश्चिमी हिंदी। अब ये भी प्रश्न पूछा था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बोलियां आती है, बहुत पूछा जाता है, तो इनको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मेरे लाल। खड़ी बोली, ये बहुत पूछा जाता है कि खड़ी बोली किस, कौन सी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सब बहुत पूछा जाता है। खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, और एक कन्नौजी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, कन्नौजी मतलब मेरा होम डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद है मेरे भाइयों, तो वहाँ पे फर्रुखाबाद में कन्नौजी ही भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी हिंदी की कितनी है, 5। ठीक है, 5 बोलियाँ हैं, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, बता दूँ क्या, हालांकि इनके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में, चलो मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ। खड़ी बोली ज़्यादातर आपकी मेरठ है, बिजनौर है, इस क्षेत्र में बोली जाती है, सहारनपुर वगैरह में। ठीक है, हरियाणवी ज़्यादातर आपका जो दिल्ली और हरियाणा का जो नोएडा है ना, वहाँ पे नोएडा है, और उसको क्या गुरुग्राम है, तो वहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है, हरियाणा में तो बोली जाती है। उसके बाद बुंदेली, आपका बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, मतलब आपका झांसी, जालौन वगैरह, हमेर, तो वहाँ पे ये आपकी बोली जाती है। ब्रज का तो सबको ही पता है, कहाँ, मथुरा में, सीधी बात है। ठीक है, मथुरा में। कन्नौजी भाई अपना क्षेत्र है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, आपका ये शाहजहाँपुर है। ठीक है, ये सारा, ठीक है, यहाँ ये पूरा क्या है, ये ठीक है, मैनपुरी, ये सब ब्रज क्षेत्र और कन्नौजी क्षेत्र है। अब इसमें भी एक चीज़ सुनना मुझे याद आ गया, खड़ी बोली और हरियाणवी, इन दोनों भाषाओं में, इसको देखो समझ लेना, मजे की चीज़ें हैं, क्या दिक्कत ज़्यादा, इसमें आकार है, क्या है, आकार, और इनमें ओकार है। अब ओ और आकार का मतलब क्या है, ये देखो, ये भी समझ लेना, ओ और आकार, क्योंकि बुंदेली और ब्रज कन्नौजी इसमें ओ आएगा, हम भी ज़्यादातर ओ बोलते हैं, जैसे पानी ले आओ, अरे खाना खाए लो का, अरे भैया हम तो अपने खेत जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम भी है तो मज़े से कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे लोग होंगे वो इसको समझ रहे होंगे। तो बुंदेली ब्रज कन्नौजी में क्या आएगा, ओ आएगा, खाना खाए लो, ओ आया। और इसमें ए क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, खाना खा लिया, आ आया पीछे, इसमें खाना खाए लो, ओ आया। तो ये आ कार में है ओंक, और ये ओंकार में, ओ इनके लास्ट में आएगा, ये इनकी पहचान भी है। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। अब राजस्थानी दोस्त, ये जरूर मेरे लाल, ये देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। देखिए, तो ये आप समझ गए, इनको याद कर लेना, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, इनको याद कर लेना। अब ऊपर क्या होता है, आप बोलोगे भैया ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, आप बोलोगे भैया नीचे दक्षिण होता है। ये देखो नीचे दिख रहा है, इसमें देखना, रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, ये दक्षिण हो रहा है, ये हो रहा, कन्नौजी हुआ, देखो कन्नौजी कट गया ना आधा। चलो देखो, ब्रज के बाद कन्नौजी है, ठीक है, ब्रज के नीचे कन्नौजी है, इसे आप लिख लेना। ठीक है, चलो, उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर आपका क्या है, इधर पूर्व है, और इधर क्या होगा, आप बोलोगे इधर होगा पश्चिम, क्या होगा, पश्चिम। अब देखो, राजस्थानी हिंदी 4 दिशाओं के आधार पर वर्णित है, और ये पूछी जाती है। तो उत्तर में आती है, आप बोलोगे मेवाती, क्या आती है, मेवाती, इसको याद कर लेना। और दक्षिण में आती है मालवी, क्या आती है, मालवी, इनको आप याद कर लेना। ऊपर मेवाती, यानी कि उत्तरी जो राजस्थानी है वो क्या, कौन सी है, मेवाती, दक्षिण में मालवी, और पूर्वी में आपकी जयपुरी, या इसी को ढूंढारी, या इसी को हड़ौती, क्या बोलते हैं, हड़ौती। ये तीनों, अब आपको कि भैया 3 का लेंगे, तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन मेरे लाल एक बार हुआ कुछ ऐसा कि हमने बंदे ने पढ़ लिया जयपुरी, और एग्जाम में पूछ लिया कि ढूंढारी कौन सी दिशा का क्षेत्र, अब वो कह रहा है भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अबे हमने कहा भाई ये पूर्वी का ही है, ये पूर्वी राजस्थान का ही है, तब मैंने कहा भाई अब मैं सब पढ़ाया करूँगा जो भी होगा। तो जयपुरी, ढूंढारी, हड़ौती, इसी को ही कहते हैं पूर्वी राजस्थानी को। अब पश्चिमी तो मेरा भाई फेवरेट है, क्योंकि यहीं से मेरा एक दोस्त बिलोंग करता है पश्चिमी राजस्थान से। तो अब इसमें आपका जाइए मारवाड़ी, कौन सा है, इनको नोट कर लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, मारवाड़ी, नेमाड़ी, और ये देखो ये है मेवाती, लेकिन यहाँ बोलेंगे मेवाड़ी, इसको याद रखना, ये है मेवाती, ये मेवाड़ी पश्चिमी में।
या इसको शेखावटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेखावटी। तो मेरे लाल ये 4 चीज़ें, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठीक है, उसके बाद शेखावटी और नेमाड़ी, ये 4 पश्चिमी, मतलब चारों का मतलब एक ही है, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए लिखा है कि पता लगे उसने शेखावटी पूछ दिया कि शेखावटी राजस्थान की किस दिशा के अंतर्गत आती है या किधर से है राजस्थान। अब आप चक्कर में पड़ गए, आप कहोगे यार ये तो मैंने शेखावटी तो पढ़ी नहीं, हमने तो मारवाड़ी पढ़ी है। अबे वही बात है, एक ही बात है। तो कौन सी? आप बोलोगे पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। और राजस्थानी कौन से? अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है, ठीक है। तो ये पश्चिमी और ये पूरब की तीनों याद कर लेना, पश्चिमी याद कर लेना, उत्तर की मेवाती और दक्षिण की मालवी। अब कुछ भाई कह रहे होंगे सर भैया ये बताओ आपको तो याद हो गए, मैं कैसे याद करूँगा? तो भैया एक बात बताओ, नौकरी लोगे? नौकरी लोगे? नौकरी लेने के बाद जब सैलरी आएगी तो बहुत मज़ा आएगा। जब सैलरी आएगी पहले तो बहुत मज़ा आएगा। तो भैया ये याद कर लो कि वो जब सैलरी आएगी ना, जो मज़ा आएगा उसके बदले जो अभी कष्ट है ना, वो यही है कि भैया याद कर लो, ये शब्द याद करो, ठीक है। तो इसलिए ये जो है भाई अब याद कैसे होंगे? देखो कोई दिक्कत नहीं, पहले लिखो, फिर पढ़ो, फिर बार बार पढ़ो, फिर उसको देखो, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएंगे। जैसे हमारे बैठ गए, हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी, आपके भी बैठ जाएंगे, ठीक है। आदमी ने स्टूडेंट है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए राजस्थानी हिंदी। अब आते हैं मगधी अपभ्रंश। एक एक चीज़ें समझना, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, ठीक है। ये हो गया। अब मगधी अपभ्रंश। अब देखिए मगधी अपभ्रंश है, इसमें आपकी कौन कौन सी आती है ज़रा हम लोग चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको लॉन्ग में समझेंगे बाद में। मगधी में, तो मगधी में आपकी बिहारी, उड़िया और असमिया, ठीक है। बिहारी बाद में आप नोट करना, पहले समझ लो। तो मगधी में बिहारी, उड़िया, असमिया, ठीक है। मगध के क्षेत्र के से संबंधित हो तो बिहारी। अब बिहारी भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण कौन से? आप बोलोगे भोजपुरी। भोजपुरी काफी फेमस है, महत्वपूर्ण, इसके बारे में पढ़ाएंगे। मगही और मैथिली। भाई साहब आज जो मैं लिखा रहा हूँ ना, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना। तो बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, बाद में नोट कर लेना। उड़िया उड़ीसा से, असमिया असम से, बिहारी बिहार से, और ये इसकी 3 प्रमुख भाषाएं मेरे दोस्त, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल भैया ये मगधी अपभ्रंश से संबंधित हैं। तो पूछेगा मगही किस हिंदी के अंतर्गत है, तो आप बोलोगे बिहारी से। और बिहारी किससे आता? मगध अपभ्रंश से। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कई प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब अर्धमागधी अपभ्रंश, तो जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लेना, पूर्वी हिंदी। तो अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी भी बोलते हैं, जैसे इसको पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, इसको पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी भी बोलते हैं, पश्चिमी हिंदी। इसी प्रकार से अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी भी बोलते हैं। और इसी में आपकी सबसे अच्छी भाषा अवधी आती है। अच्छी भाषा का मतलब जहाँ मैं इस समय आपकी क्लास ले रहा हूँ, अवधी मतलब प्रयागराज क्षेत्र से। तो प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, इधर आपका, ठीक है, ये जो सुल्तानपुर हो गया, ये आसपास का फतेहपुर हो गया, ये सब अवधी का क्षेत्र है, लखनऊ वगैरह। तो ये कौन सा है? अवधी है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी हो गया। और एक आपका कौन सा हो गया? बघेली। ये बघेलखंड का जो मतलब मध्य प्रदेश जो और यूपी का जो लगा हुआ पार्ट है, ठीक है, यानी कि उधर जाएंगे आप झांसी के, इधर जालौन झांसी के, ठीक है, झांसी और जालौन के किधर साइड में, तो आप कहोगे उत्तर दक्षिणी साइड में, दक्षिण और पूर्वी साइड में जाएंगे तो पूरा कौन सा पड़ेगा? बघेल क्षेत्र, ठीक है। तो ये अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये कहाँ से? ये आप बोलोगे अर्धमागधी से। ओके, बहुत अच्छी बात। इनके बारे में अभी तो मैं आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ मोटा, अभी मैं इनके बारे में विस्तृत में भी चर्चा करूंगा आने वाले मतलब आगे, ठीक है। पढ़ते जाइए, एक बार समझ लो, पढ़ लो, नोट कर लो, बस। जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस क्या करना? प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर की, जो मैं आपको करवाऊंगा उतना कर लेना। कभी एग्जाम में आपकी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ। चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, 3 की गारंटी हमारी है, 100% की गारंटी है। जीएस भाई मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अभी मैं ही नहीं हूँ जीएस में पढ़ाने लायक, तो अभी नहीं। लेकिन 3 जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम ठोक के कह रहा हूँ 100% मार्क्स अचीव होंगे, और जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा 100% किसी भी एग्जाम में।
दिल खोल के, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ जब मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा दूंगा, कंप्लीट पढ़ा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा दूंगा सारे, अब कहाँ जाएगा पेपर, कहीं नहीं जाएगा, तो मैं सब कराऊंगा। चलिए, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में सिर्फ है सिंधी। कौन सी भाषा है? आप बोलोगे सिंधी, तो सिंधी आप बोलोगे तो कौन सी? ब्राह्मण अपभ्रंश। पैसाची में लैंदा और पंजाबी, लैंदा पंजाबी। और लैंदा कहाँ की? आप बोलोगे जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। तो लैंदा जो भाषा है वो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। और पंजाबी, ठीक है, पंजाबी जानते हैं पंजाब की है, बहुत अच्छे, पंजाबी, ठीक है। अब पहाड़ी अपभ्रंश, तो पहाड़ी में आपकी जो है गढ़वाली, ठीक है, कुमायूनी, कुमायूनी, कुमायूनी और हिमाचली, हिमाचली, ये भाषाएं, हिमाचली भाषा, ठीक है, सारी भाषाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाषाएं। और तो ये क्या है, ठीक है, गढ़वाली, कुमायूनी और हिमाचली। कहाँ से? पहाड़ी अपभ्रंश, मतलब उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं, ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो इन पर ज़्यादा बात नहीं करनी। ज़्यादा ही पूछे गढ़वाली, कुमायूनी कहाँ से, तो उत्तराखंड, हिमाचली, हिमाचल प्रदेश से। महाराष्ट्री से क्या होगा? मराठी। कौन सी भाषा है? मराठी भाषा है, बस। ओके। इधर आपका चाहे राजस्थानी का है या गुजराती का है मेरे दोस्त, गुजराती भी सौरसेनी अपभ्रंश है, मुझे याद आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुजराती। तो गुजराती भी कहीं किस अपभ्रंश से संबंधित है? आप बोलोगे गुजराती मतलब गुजरात, और कहाँ से? सौरसेनी अपभ्रंश से ही संबंधित है, ठीक है। और जबकि मराठी जो है वो किससे? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से संबंधित है। तो ये मेरे लाल आपका पूरा दोस्तों कंप्लीट मैंने अपभ्रंश करा दिया मेरे दोस्त, आपके सामने पूरा खोल के मैंने एकदम ऑपरेशन तरीके से बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत है मेरे लाल। ये आप समझ लीजिए कि अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, और राजस्थानी हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या, फिर मगधी में कौन कौन से हैं, बिहारी, उड़िया, फिर बिहारी में कौन कौन से, अर्धमागधी में क्या क्या है, ब्राह्मण में क्या है, पैसाची में क्या है, पहाड़ी में क्या, और महाराष्ट्री में क्या है मेरे लाल, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको मैंने हिंदी शब्द की उत्पत्ति एवं हिंदी कहाँ से शुरू हुई वो सारी चीज़ें, कहाँ तक अभी चल रही वो सारी चीज़ें, और अपभ्रंश जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें, अब इन सब के चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तृत में पढ़ाऊँगा, वो आने वाले वीडियो में आप हमारी देखना दोस्तों। तो यहाँ पे आज आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न खत्म हुआ होगा जिन लोगों ने पहले पढ़ा है, और जिनने नहीं पढ़ा उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है मेरे दोस्तों, कि ये गोल्डन चांस है कि आप पहली बार में अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। तो पहली बार में अच्छे से कॉपी में नोट करके ऐसे इनको समझ लेना, ऐसे याद कर लेना, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपके दिमाग में, और हमेशा आप प्रश्न सही करके आएंगे। इसमें समस्या ये होती है कि कई बार लोग पढ़े लिखे इन प्रश्नों को गलत कर देते, क्योंकि उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये जो राजस्थानी है सौरसेनी की, कि मगधी की, अर्धमागधी की, वो लोग कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे अब खड़ी बोली है कि ये किसका है, तो कन्फ्यूज, तो यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी है कि भाई इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये है। कोई कन्फ्यूज़न आपको? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। बस इसको ऐसे ही 1-2 बार रिवाइज कर लेना मेरे दोस्त। बाद में जब मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो वो प्रैक्टिस सेशन ज़रूर अटेंड किया करो, क्योंकि इधर कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और उतना करने के बाद बस टेंशन खत्म। चलिए दोस्तों, आज बहुत हो गया। तो ये क्लास कैसे लगी मेरे भाइयों, प्लीज़ नीचे कमेंट्स करो, हमारी कमियां हो वो ज़रूर लिखो, और अगर हमें थोड़ा सा आप अच्छा करना चाहो तो अच्छी अच्छी बातें लिखो, जो कि हम थोड़ा मोटिवेट हो, और फिर आपको और इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहें, अच्छा कंटेंट बनाते रहें, आपको प्रोवाइड करते रहें मेरे लाल। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, आपको लग ही रहा होगा। तो थोड़ा सा आप इसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, इसको शेयर भी कर दो, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं अपने स्टेटस पे, जो भी आपके भाई बहन मतलब रिलेशन में, सबको शेयर कर दीजिए प्लीज़, और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस शिक्षा का आनंद लें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आप सभी लोगों का मेरा जय हिंद।